इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है, और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। मिसलेनियस में अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल के लिए बहुत ही एंटिसिपेटेड टॉपिक, नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिपोर्ट, यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेसिव रिव्यू रिपोर्ट 2023। ये अभी तक का लेटेस्ट आंकड़ा है, 2023 इसमें लिखा जरूर हुआ है, लेकिन ये एग्जाम के लिए जरूरी है आपके, जो आपका दिसंबर 2024 में होने वाला है। 2025 के लिए नई रिपोर्ट आ सकती है, जब तक नहीं आती तब तक के लिए यही आंकड़ा रेलिवेंट और रहेगा। थोड़ा सा बेसिक पहले समझ लेते हैं पॉवर्टी के बारे में, और जिसको आप समझेंगे तो रिपोर्ट समझने में आसानी रहेगी। 2018 के पेपर में एक हमसे क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ये पूछा गया था कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, कौन सा इंस्टीट्यूट या फिर कौन सी बॉडी करती है। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। अब नीति आयोग करता है, पहले योजना आयोग ऐसा काम किया करता था, और अब पावर्टी लाइन की जो अवधारणा है वो वैसे अब डिमिनिश ही कर दी है नीति आयोग ने, कोई ऐसी पावर्टी लाइन की अवधारणा से नहीं। अब आंकड़े आते हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के हिसाब से, क्योंकि इसमें गरीबी का आकलन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है, और मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों की गणना कर करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस एरिया पर फोकस करके उनकी पावर्टी कम की जा सकती है। इसको हम समझाएंगे अभी आगे क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन दूसरा चीज़ जो हमसे पूछा गया अभी एग्जाम में 2020 वाले, आई थिंक 2019 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन कौन से मेजर डायमेंशंस को हम लोग शामिल करते हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य को शामिल करते हैं, शिक्षा को शामिल करते हैं और जीवन स्तर को शामिल करते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल करके हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है तैयार करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ये 3 जो है डायमेंशंस होते हैं, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एजुकेशन यानी शिक्षा, और रहन सहन का स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे हमने ऊपर देखा, ये 3 जो है मेजर डायमेंशंस हैं, लेकिन इन 3 मेजर डायमेंशंस के अंतर्गत कई इंडिकेटर्स भी आते हैं। जैसे स्वास्थ्य में आता है न्यूट्रिशन, फिर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, ये एक इंडिकेटर है, मैटरनल हेल्थ ये एक इंडिकेटर है। स्वास्थ्य में 3 ये हो गए। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, ये 2 मेजर इंडिकेटर हो गए। एजुकेशन के डायमेंशन में ये 2 हो गए।
देन फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कई सारे डायमेंशन होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में होता है कुकिंग फ्यूल, कौन सी जनसंख्या कौन सा कुकिंग फ्यूल यूज़ कर रही है। अगर आप मॉडर्न फ्यूल यूज़ करते हैं एलपीजी वगैरह, तो इसका मतलब है कि आप मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं है। अगर आप कोयला वगैरह जलाते हैं, कंडे वगैरह जलाते हैं, तो इसका मतलब आप मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। सैनिटेशन की व्यवस्था आपके घर पे है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस आपके पास है कि नहीं, हाउसिंग कैसी है आपकी, घर पक्का बना है कि कच्चा बना है, और वहाँ पर जो है जो आपका फर्श है उसमें फ्लोरिंग है कि नहीं, कई बार ये भी इसमें शामिल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी आप कैसी यूज़ करते हैं, आपके पास एक्सेस है कि नहीं, आपके पास बेसिक एसेट्स हैं कि नहीं घर पे जो होने चाहिए, और बैंक अकाउंट है कि नहीं। तो ये हो गए मेजर इंडिकेटर्स, और ये जो 3 हो गए हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको डायमेंशंस बोलेंगे। इनको बोलेंगे मेजर डायमेंशंस। डायमेंशंस। गरीबी रेखा का निर्धारण या फिर गरीबी का आकलन नीति आयोग करता है, लेकिन ये किसके आंकड़े यूज़ करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार बीपीएससी ने ऐसा सवाल पूछा था। तो कि जो सर्वे है वो कौन करता है, तो गरीबी का सर्वे अभी भी एनएसएसओ ही करता है। इनके सर्वे के आंकड़ों का यूज़ करके गरीबी रेखा का निर्धारण कई बार, और गरीबी का निर्धारण कौन करता है, नीति आयोग करता है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेसिव रिव्यू रिपोर्ट 2023 की आई थी। इसमें इन्होंने किस आंकड़े को यूज़ किया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, यानी 2019 से 2021 तक के जो आंकड़े अवेलेबल हैं उसका यूज़ किया था, क्योंकि एनएफएचएस 6 अभी आया नहीं है, वो चल रहा है। ठीक है, उसके आंकड़े बाद में आएंगे 1-2 साल में। फर्स्ट एडिशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का ये आया था 2021 में, और ये सेकंड आया था 2023 में। ग्लोबल एमपीआई जो यूएनडीपी जारी करता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी जारी करता है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखिएगा। जो वो इंडिकेटर्स इस्तेमाल करता है यूएनडीपी, वही नीति आयोग भी उन 12 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस रिपोर्ट की एक मेजर हाइलाइट जो न्यूज़पेपर्स में बताई गई थी, वो ये बताई गई थी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी निर्धनता से 13.5 भारत के मतलब 13.5 करोड़ भारत के लोग जो है 2015-16 से 2019 से 21 के बीच गरीबी रेखा से इन 4 वर्षों में करीब बाहर आ गए हैं। ठीक, तो काफ़ी मतलब तेज़ी से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भारत में कम हो रही है, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो कई बार जो लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं भी थे, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर की कैटेगरी में आ जा रहे हैं। कुछ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग गरीबी रेखा के भीतर समा रहे हैं। ये कुल मिलाकर देखा गया था। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 13.5 करोड़ लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए थे इस कह सकते हैं समय अवधि के बीच। अगर हम बात करें कि भारत की उतनी परसेंटेज जनसंख्या जो मल्टी डायमेंशनली पुअर थी, यानी बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का प्रतिशत जहां पर 24.85 था 2015-16 में, वहीं ये अब रह गया है 14.96 2019 से 21 में। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती है कि लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या मल्टी डायमेंशनली पुअर है अभी भी। अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए कि लगभग 15% है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। रूरल एरियाज में शार्पेस्ट डिक्लाइन पॉवर्टी में देखा गया है। पॉवर्टी रेट लगातार गिर रहा है रूरल एरियाज में, जहां पर 2015-16 में पॉवर्टी का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का प्रतिशत रूरल एरियाज में 32.59% था, अब 19.28% रह गया है। ठीक, यह बताया गया था। अब स्टेट वाइज किसने किस कैसा इंप्रूवमेंट किया है, जैसे बिहार जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एमपीआई का वैल्यू दर्ज किया गया था। इसने जो है फास्टेस्ट रिडक्शन किया है एमपीआई वैल्यू में, अपनी एमपीआई वैल्यू को इसने कम किया है। मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन जहाँ पर बिहार में 51.89 थी, लगभग 52%, अब ये 33.76% रह गई बिहार में मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन की परसेंटेज। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिडक्शन फिर बिहार के बाद मध्य प्रदेश ने दर्ज किया है, और फिर उत्तर प्रदेश ने दर्ज किया है। अगर हम संख्या के लिहाज से बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या के लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश में। और अगर परसेंटेज की बात करें कि सर्वाधिक परसेंटेज में जो लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर की जो लाइन है उससे बाहर आए हैं, तो वो स्टेट हो जाएगा बिहार। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी नंबर के मामले में मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग जो बाहर आए हैं, या फिर मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों की सबसे कह सकते हैं संख्या में गिरावट कहाँ पे दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश में। और परसेंटेज वाइज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कमी कहाँ पे देखी गई है, बिहार में। ठीक है, ये है यहाँ पे। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से निर्धन है, उसकी पूरी सूची यहाँ पे गिवन है। तो बिहार में सर्वाधिक प्रतिशत ऐसे जनसंख्या का है जो बहुआयामी रूप से निर्धन है, फिर झारखंड का स्थान आता है, फिर मेघालय का स्थान आता है, फिर उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश 4th पर है परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन के मामले में। फिर जो है मध्य प्रदेश है 5th पर,
फिर असम 6th पर है, छत्तीसगढ़ जो है 7th पर है, ओडिशा जो है ये 8th पर है, नागालैंड जो है 9th पर है, राजस्थान 10th पर है। अब सारे ये परसेंटेज वाला डेटा नहीं ध्यान रखना है, आपसे एग्ज़ाम में क्या कहेंगे कि अ, बहुआयामी रूप से निर्धन जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में टॉप 10 में कौन-सा राज्य नहीं आता है, ठीक है? तो इसमें मान लीजिए गुजरात का स्थान दे दें तो गुजरात नहीं आता है। ऐसे पूछ लें आपसे कि कौन-सा ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुआयामी रूप से निर्धन लोगों का प्रतिशत सबसे कम है? तो जनसंख्या में मतलब जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे कम प्रतिशत हरियाणा में पाया जाता है जहाँ पर बहुआयामी रूप से निर्धन जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ हरियाणा में कुल 7.07% लोग बहुआयामी गरीब हैं, यानी मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। तो हरियाणा का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है, अच्छा है मतलब। फिर आंध्र प्रदेश का परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर तेलंगाना का परफॉर्मेंस अच्छा है। इसमें जो बॉटम पर है इसका मतलब है कि उस वहाँ पर मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों की संख्या कम है, परसेंटेज कम है, इसका मतलब की संख्या भी कम होगी। इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन ईच स्टेट। तो जिसका परसेंटेज सबसे कम है इसका मतलब है कि वहाँ का प्रदर्शन अच्छा है। जहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ज़्यादा है इसका मतलब है कि वहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और भी विकास कार्य करने की ज़रूरत है। अभी यूटीज़ का यहाँ पर दिया हुआ है सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, दादर और नगर हवेली और दमन दीव में, फिर जम्मू JNK में, फिर लद्दाख में, फिर चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में, ये है। सबसे कम कहाँ पे दर्ज किया गया है परसेंटेज मल्टी डायमेंशनल पुअर पॉपुलेशन का? लद्दाख में, ठीक। ये सब डेटा आपको कहीं मिलता नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक थोड़ा-सा देख लेते हैं, ये किसी ने नहीं बताया है, बड़ी से बड़ी मैगज़ीन वालों ने ये डेटा स्किप किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले जहाँ पर बहुआयामी रूप से निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन इज़ हाईएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट कहाँ पे दर्ज किया गया है? बहराइच में। बहराइच में मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, फिर श्रावस्ती का है सेकंड नंबर पे, फिर बलरामपुर का है थर्ड पे, फिर बदायूं का है और फिर सीतापुर का है। बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ राजधानी में, कानपुर नगर में थर्ड नंबर पे, गौतम बुद्ध नगर फोर्थ नंबर पे और हापुड़ जो है फिफ्थ नंबर पे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, ये दोनों चीज़ों में बता दिया। और उत्तर प्रदेश में शीर्ष 3 जिले जहाँ पर 2015 से 2016 और 2019 से 21 के बीच बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा घटा है। यानी सबसे तेज़ी से गिरावट जो दर्ज की गई है मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों में, सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। परसेंटेज में इसको दिखाया गया है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कमी आई है महाराजगंज में। गोंडा ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, बलरामपुर ने इम्प्रूव किया है, ठीक। और जहाँ पर जो है सबसे कम प्रतिशत घटा है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर पहले ही बहुत अच्छा था, तो यहाँ पर सबसे कम परसेंटेज में कमी दर्ज की गई है, फिर लखनऊ में और फिर झांसी में। इसके बाद 2 फैक्ट ये लिखे हुए हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट 2023 के अनुसार इनमें से किस इंडिकेटर में उत्तर प्रदेश लोग सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं? उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं हाउसिंग को लेकर के। यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो क्राइटेरिया है, एक इंडिकेटर है हाउसिंग, आवास की कमी है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। और नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट में विच इंडिकेटर ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दर्ज किया पिछली रिपोर्ट के अनुसार? सैनिटेशन में। सैनिटेशन में काफ़ी अच्छा यहाँ पे सुधार दर्ज किया गया है। और सबसे ज़्यादा डेप्रिवेशन अभी किस चीज़ का है? सारे इंडिकेटर्स को अगर तुलना करके बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हाउसिंग की ज़रूरत है। तो अब देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ की ज़रूरत है? हाउसिंग की, ठीक है। और सबसे अच्छा किस में किया है? सबसे अच्छा सुधार किस इंडिकेटर में उत्तर प्रदेश ने किया है यहाँ पे? ये पिछला वाला है आंकड़ा और ये अभी वाला है। मतलब 4 साल पहले कैसा था? तो 4 साल में काफ़ी सुधार यहाँ पे देखा गया है। यहाँ पे सैनिटेशन में और हाउसिंग की अभी भी काफ़ी ज़रूरत है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। ये 2 आंकड़े हैं। ये सभी आंकड़े जो है आपको जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं, जो जैसा लिखा है वैसे इसको तैयार कर लीजिएगा और इससे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। अगर नहीं भी आता है तो ये आंकड़े जो है आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। आप अपना मेंस का उत्तर लिखते समय GS5 या GS6 वाले में। तो जैसा कि हमने कहा था कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देता है। इसमें हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है। तो उत्तर प्रदेश में आवास की कमी सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किसमें दर्ज किया गया? सैनिटेशन में। जबकि जो पुरानी अवधारणा थी गरीबी रेखा की, उसमें क्लियर नहीं हो पाता था कि इस राज्य की कैसी स्पेसिफिक आवश्यकताएँ हैं, ठीक है? तो इस वजह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है एक अच्छा मेज़र है गरीबी रेखा की पुरानी अवधारणा की तुलना में।